गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है सहसंबंध। सहसंबंध का अर्थ और उसकी अवधारणा। सहसंबंध, हम देखते हैं कि सहसंबंध में हमारा एक विषय के साथ दूसरे विषय का संबंध होना। तो सहसंबंध का जब हम पर्टिकुलर एक शब्द का अर्थ देखते हैं तो यानी एक से दूसरे के साथ संबंध होना। अब इस विषय की जब हम उद्देश्यों को देखेंगे तो उन उद्देश्यों में कौन कौन से उद्देश्य हम शामिल कर रहे हैं। ज्ञान को व्यावहारिक बनाना, एक ऐसा ज्ञान, सहसंबंध के द्वारा ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि ज्ञान को एक व्यवहारिक तौर पर बनाया जाता है। एक विषय में भी वही ज्ञान, दूसरे में भी वही ज्ञान, तो उसे व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है। अब पाठ्यक्रम को सरल बनाना, मितव्ययता लाना, पाठ्यक्रम को भी इजी बना दिया जाता है। और मितव्ययता यानी दोनों का जो विषय है या बहुत सारे जो विषय हैं वो एक में ही सम्मिलित हो जाते हैं। अब सामाजिकता के विकास में भी वृद्धि होती है जब हम एक से दूसरे विषय को मिलाकर या दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ाते हैं तो वहाँ हमारी एक सामाजिकता भी हमें दिखाई देती है। फिर रोचकता का सिद्धांत, अब एक में दूसरा विषय आता है तो वहाँ रोचकता भी आती है कि अगर हिंदी में हम सामाजिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, भूगोल की बात कर रहे हैं तो वहाँ अच्छा एक रोचक वातावरण हो जाता है। तो उसी तरीके से फिर सामाजिक गुणों का भी विकास होता है और मानवीय संबंधों की जानकारी भी हो जाती है। अब लास्ट में परस्पर निर्भरता का भी ज्ञान होता है। तो इसमें हम केवल सह संबंध के उद्देश्यों की ही बात कर रहे थे कि सह संबंध के किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अब हम यहाँ हिंदी जो हमारा शिक्षण है, हिंदी शिक्षण विषय के जो उद्देश्य हैं सह संबंध के, वो किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। वो उद्देश्य इस तरीके से हैं कि विभिन्न प्रकार के विषयों से विद्यार्थियों को अवगत कराना। अब जब हम एक विषय हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर हम और विषयों को भी डालकर उसे पढ़ाएं तो फिर हमारा क्या होगा, और विषयों की जानकारी भी हिंदी के साथ साथ होने लगेगी। तो ये एक सह संबंध हो जाता है विषयों का। अब हिंदी शिक्षण का सह संबंध अन्य विषयों से बताना, इसमें ये भी हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से हिंदी शिक्षण का अन्य विषयों से भी सह संबंध है। अगला है विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना। अब हिंदी, जिसके पास हिंदी विषय है और अन्य विषयों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं तो विद्यार्थियों की रुचि और बढ़ जाती है कि अच्छा अन्य विषय में भी ये चीज है। तो वो उनको भी लगता है कि हाँ, हमारे जो विषय है वो और भी विषयों से संबंधित है, तो उसमें रुचि दिखाने लग जाता है। फिर विषय की सारगर्भिता को समझना, विषय का जो सार है वो कितना ज्यादा बिखरा हुआ है, कितना ज्यादा बड़ा है, ये चीज भी हमें समझ में आने लगती है। केवल एक विषय से ही संबंधित नहीं, यहाँ अन्य विषयों को भी शामिल करने की बात होती है। विषय को अनुकूल बनाना, अपने अनुकूल उसे बनाकर चलना होता है। और स्थानीय जो बोलियां हैं उनसे भी अवगत होते हैं, क्योंकि और अदर जो बोली हैं या विषय हैं उनसे जब हम सम्मिलित होते हैं तो इस तरीके की चीजें भी हमें जानने को मिलती हैं। विभिन्न बोलियां जो हैं वो भी विद्यार्थियों से परिचित करवाई जाती हैं। अब हिंदी भाषा के संबंध को स्थानीय बोलियों के माध्यम से बताना, हिंदी भाषा का एक ऐसा
स्थान है कि उसमें अगर हम सहसंबंध और बोलियों का भी रखें, तो वहाँ हम ये चीज़ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, तो दोनों ही लैंग्वेज में क्या सहसंबंध है, वहाँ हमारा क्या संबंध है और किसी टॉपिक में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है। तो इस तरीके से हमारी जो बोलियां हैं उनमें भी हम विभिन्नता और समानता देख सकते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व को बताना। हिंदी भाषा का शिक्षण, उसका महत्व भी हम इस विषय से जानेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण की व्यापकता को विद्यार्थियों के समक्ष रखना कि हिंदी भाषा का जो शिक्षण है वो कितना व्यापक है, कितने सारे विषयों से संबंधित है। तो इस व्यापकता को भी विद्यार्थी समझता है। अब ये उद्देश्य हम लेकर अपने विषय में चलते हैं। अब इसका जब हम परिचय की बात करते हैं तो वर्तमान में हिंदी शिक्षण ने समस्त विषयों पर अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। जो हमारा वर्तमान का हिंदी शिक्षण है उसमें हम ये देखते हैं कि सारे जो विषय हैं, समस्त जो विषय हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक विशेष स्थान हम हिंदी शिक्षण का मानते हैं। अब हिंदी शिक्षण के माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है। भाषा शिक्षण की सफलता के लिए छात्रों की रुचि एवं योग्यता की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और जो पाठ्यक्रम व सिद्धांत हिंदी भाषा छात्रों की रुचि एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है। अब जब हम हिंदी भाषा के शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, पाठ्यक्रम में हम इस तरीके की चीज़ें सम्मिलित करते हैं, जो कि और विषयों से भी संबंधित है। तो हम उनको देखते हुए इस तरीके का एक सिद्धांत बनाते हैं कि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन और विषयों की भी जानकारी उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। तो उसमें छात्रों की रुचि और योग्यता सभी का ध्यान रखा जाता है कि किस योग्य विद्यार्थी हैं, तो उसी योग्यता के अनुसार उसमें वो उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है और उसमें वो निश्चय ही सफलता प्राप्त करते भी हैं। तो इस हेतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जिस विषय के बारे में पढ़ना है, उसकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखा जाए और हिंदी भाषा का ज्ञान देते समय किसी प्रकार की सूचनाओं एवं तथ्यों का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि हिंदी भाषा का जो वर्तमान में स्थानीय बोलियों में समावेश है, वो अत्यधिक प्रगति पर है। हिंदी भाषा और स्थानीय बोली का एक सह संबंध अवर्णनीय है, हमारे वर्णन करने से भी अधिक ज्यादा है। तो हिंदी भाषा का वर्तमान में इतना ज़्यादा प्रयोग हो गया है क्योंकि हमारे जो विचार विमर्श करने का एकमात्र तरीका हमें हिंदी भाषा ही दिखाई देता है। तो यदि इसमें ये बात भी कही गई है कि अगर हम हिंदी भाषा में और विषयों को शामिल करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन विषयों को भी एक जानकारी का सहारा मिलेगा, सूचनाओं का सहारा मिलेगा कि अगर हम गणित की बात कर रहे हैं, हिंदी विषय में आ रही है, साइंस की बात कर रहे हैं, वो भी हिंदी विषय में यदि जुड़ रही है, तो उन विषयों की भी हमें जानकारी मिल रही है। और किसके माध्यम से? हिंदी भाषा के माध्यम से हमें और जो विषय हैं उनको सीखने की भी जानकारी मिल रही है। तो यहाँ हम इस तरीके से परिचित हो जाते हैं। अब अगला जो देखते हैं, अनुभव। अनुभव सर्वोत्तम शिक्षक है। हम ये मानकर चले कि जो अनुभव हमें होता है, अगर हम पहली कक्षा में हैं तो हमें इतना अनुभव नहीं होगा क्योंकि हम अब नए नए आए हैं पढ़ने के लिए, छोटी कक्षा में है तो हमें इतनी जानकारी नहीं है। और जैसे जैसे हम और बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं, 12th तक हम आ गए, तो हमें थोड़ा सा अनुभव हो जाता है
और काफ़ी कुछ जानकारी हमें होने लग जाती है बिना शिक्षक के। तो क्या हुआ कि वो अनुभव हमारा एक शिक्षक हो गया, कि उसके अनुसार हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। तो किसके द्वारा पता चली? अनुभव के माध्यम से। तो अनुभव एक सर्वोत्तम शिक्षक माना जाता है। और मनुष्य जितने अनुभव प्राप्त करता जाता है, वह अपने जीवन के आगे के मार्ग को सुगम बनाता चलता है, कि आगे का जो मार्ग है, वो अच्छा बनने वाला है। तो मनुष्य जितने अनुभव प्राप्त कर लेगा, उसका आगे का जीवन उतना ही सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि वो उन चीज़ों को जानने लग जाता है। तो कोई उसमें समस्या नहीं आती है, कोई उसका समाधान वो तुरंत ही ढूँढ लेता है। और जीवन के प्रत्येक क्षण के अनुभव से वह कुछ सीखता है, तथा एक बार की हुई त्रुटि को वो पुनः न दोहराने का प्रयास करता है, कि भई मेरे को इस चीज़ का अनुभव है, ये पिछले क्लासेस में मेरे से गलतियाँ हो गई थी, तो अब मैं इन गलतियों को नहीं करूँगा। तो वो सोचता है कि मैं इन गलतियों को ना दोहराऊँ, इनका प्रयास करता है वो। और शिक्षण और अन्य किसी जो मनुष्य है, उसके अनुभव ही हैं जो उसको कुछ सिखाते हैं। शिक्षक हुआ या अन्य कोई भी मनुष्य हुआ, ये ही सिखाते हैं आगे जब हम चलते हैं, और व्यवहार में उनका प्रयोग करके हम सफल जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे ही हम व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें हमारे आती रहती हैं, और व्यवहार में आने के बाद हम उनका अनुभव प्राप्त करते हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम मनुष्यों के द्वारा या अपने शिक्षक के द्वारा या अपने वातावरण के द्वारा धीरे-धीरे हम उसको व्यवहार में लाते हैं और उन चीज़ों को सीख जाते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा जो जीवन है, वो सफलता की ओर बढ़ता है। अब इन चीज़ों के बाद हम देखते हैं कि मनुष्य के ये जो अनुभव हैं, उसके स्वयं के, अन्य व्यक्तियों के, व राष्ट्र के अतीत व वर्तमान जीवन की घटनाओं से प्राप्त हो सकते हैं। कई ऐसी घटनाएँ हैं जो मनुष्य के सामने घटती हैं, तो उसको अनुभव हो जाता है कि इस प्रकार से यदि मैं चलूँगा, तो हो सकता है मुझे आगे और विकास हो मेरा, या आगे और मैं तरक्की कर लूँ। लेकिन जब एक प्रकार का अनुभव ऐसा भी हो जाता है, जिससे उसे लगने लगता है कि मैं तो इस अनुभव से गुज़र चुका हूँ, तो मेरा अब अगर मैं इसी उस में रहा, तो कहीं न कहीं मेरा विनाश होना स्वाभाविक ही है। तो उस समय की जो भौगोलिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ द्वारा प्रदानित हो सकते हैं, तथा समाज के क्रूर व मृदुल थपेड़ों की चोटों से प्रतिध्वनित स्वर के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो कहाँ क्या-क्या चीज़ें हमारे काम में आ रही हैं देखो, अनुभव होने पर। जो हमारा समय के वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वो हमारे काम आ रही है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है, वो हमें देखने के लिए मिल रही है। ये सारे हमारे अनुभव ही तो हैं। अगर भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पठार हैं, तो इस तरीके की स्थिति में हम अगर रहे हुए हैं, तो वो भी हमारे अनुभव हैं, कि वहाँ की स्थिति इस प्रकार की थी, और अब हम यहाँ दूसरे देश, दूसरे वातावरण में आए हैं, अब यहाँ की स्थिति अलग है। और राजनीतिक स्थिति भी अलग हो सकती है। वहाँ का कोई ऐसा शासक हो सकता है कि जो कि वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं हो, और दूसरी जगह यदि हम गए, तो वहाँ की स्थिति अच्छी हो सकती है। तो इन परिस्थितियों के द्वारा भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जो हमारा समाज है, कई बार हमें ऐसे क्रूर लोग मिल जाते हैं, कई लोग ऐसे बदमाश मिल जाते हैं, जिनसे हम इस तरीके की चीज़ें सीख लेते हैं कि आगे हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। और कई ऐसे लोग भी समाज में हैं,
जो कि हमें मृदुलता से, अच्छे व्यवहार से, इस तरीके के हमें सहारा देते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। समाज में एक जैसे लोग तो नहीं हैं, अलग-अलग प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे अनुभव ही हैं। और जब से मनुष्य का आविर्भाव हुआ है, यानी वो आगे बढ़ा है, विकास हुआ है उसका, तब से वह प्रत्येक पल अनुभव प्राप्त करता रहा है। हमेशा उसको एक अनुभव मिलता रहा है कि आगे चल के मेरा विकास किस प्रकार से संभव है। उसके अनुभवों की संख्या अपरिमेय है, असीम है, बढ़ती ही जाती है। अगर वो किसी भी प्रकार से आगे बढ़ रहा है, भले ही वो बेकार लोगों के संपर्क में आके आगे बढ़ रहा है या अच्छे लोगों के संपर्क में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका अनुभव उसे और आगे बढ़ा रहा है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, किसी भी प्रकार का अनुभव उसे मिल रहा है। तो इसी तरीके से अतः विभिन्न विषयों से की संख्या भी उसमें बढ़ती जाती है। बहुत सारे ऐसे विषय भी जुड़ते जाते हैं, जिनका अनुभव हमें प्राप्त होता जाता है। जब हम छोटी कक्षा में हैं, तो हमें अलग-अलग प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं। सामाजिक ज्ञान अलग है, हमारा हिंदी विषय है, अंग्रेज़ी है, मैथमेटिक्स है, विज्ञान है, बहुत सारे ऐसे विषय जो हम पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं कि हमारा जो अगर हमने मैथमेटिक्स की बात की तो किस प्रकार की चीज़ें उसमें शामिल हैं। अगर हमने विज्ञान विषय की बात की तो विज्ञान विषय हमारा किस तरीके का विषय है। तो इन सब विषयों का ज्ञान हमें होता चला जाता है। अब अलग से हम बात करें तो सहसंबंध का क्या अर्थ है? सहसंबंध हमारे हमें बताता है कोरिलेशन शब्द की उत्पत्ति को रिलेशन से हुई है, जिसका अर्थ है पारस्परिक संबंध, यानी कि एक दूसरे से संबंध होना। सहसंबंध इस बात का सूचक होता है कि दो विषयों के बीच कितना अंतर संबंध है। इसके इससे इसकी जानकारी मिलती है। हमें इस सहसंबंध से इस विषय की इस चीज़ की भी जानकारी मिलती है कि 2 चीज़ों में किस प्रकार का संबंध स्थापित हो सकता है। और फिर जैसे किसी व्यक्ति के 2 विषय की विशेषताओं का परीक्षण द्वारा मापन करना, कि कोई व्यक्ति है, उसके जो 2 विषय हैं, उनका हम मापन करें, तो उसमें भी हम सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं कि उस विषय में वो इस प्रकार का है और जो दूसरा विषय है, उसमें उसका इस तरीके का आकलन है। तो प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषयों के अलग-अलग प्राप्तांकों को तालिका में जोड़ के रूप में व्यवस्थित करके सांख्यिकीय गणना द्वारा दोनों में संबंध ज्ञात किया जाता है। उसे सहसंबंध कहते हैं। तो यहाँ हम अगर इसमें सांख्यिकी के माध्यम से भी देखें, क्योंकि सांख्यिकी के माध्यम से भी सहसंबंध होता है कि अगर 2 विषय अलग-अलग हैं और उनमें एक में कितने में मार्क्स हैं, दूसरे में कितने प्राप्तांक हैं, तो दोनों को जोड़कर हम देख सकते हैं कि कौन से विषय में अधिक उसके अच्छे मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सांख्यिकी गणना से प्राप्त होती हैं। अब इन गणनाओं के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि बालक का मन पृथक-पृथक विभागों का सम्मिश्रण नहीं है। अलग-अलग जो विभाग हैं, जो विषय हैं, वो अलग-अलग हैं, अविभाज्य हैं। उनमें इकाइयाँ भी सब अलग-अलग प्रकार से होती हैं। साथ ही संपूर्ण ज्ञान ही एक अविभाज्य इकाई है। अगर हम संपूर्ण ज्ञान की बात करें, तो वो भी हमें अलग-अलग प्रकार से नज़र आता है। उसका विभिन्न विषयों में विभाजन मनुष्य के द्वारा इसीलिए किया जा सकता है, जिससे कि उसमें दक्षता प्राप्त करे। परंतु
समस्त विषयों की सामग्री मन द्वारा ही ग्रहण की जाती है। अतः मन पारस्परिक अनुभव द्वारा तुलना करके ही उन्हें ग्रहण करता है। इसी के साथ ही संबंधी कारण क्रिया प्रारंभ हो जाती है और जो भी ज्ञान हमारे मन में संचित होता है वही संबंधों का ज्ञान होता है। अब हम ये देखते हैं कि यदि हम हिंदी विषय का ज्ञान इतिहास विषय से किस प्रकार से कर सकते हैं या विज्ञान विषय से किस प्रकार से कर सकते हैं। अब कोई हम अ, महारानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ रहे हैं हिंदी विषय में, तो वहां पूरा महारानी लक्ष्मीबाई का उसका वर्णन किया जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई इस प्रकार की थी, उन्होंने इन लोगों से लोहा लिया और लड़ाई युद्ध हुआ, युद्ध में किसकी पराजित हुई, उन्होंने युद्ध किस प्रकार से किया। तो ये यहाँ सारी बात हम कविता में डाल रहे हैं और कविता के माध्यम से बता रहे हैं, परंतु हम बता क्या रहे हैं, एक ऐतिहासिक चीज का वर्णन कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक विषय का वर्णन कर रहे हैं। तो वहां हम हिंदी से किसको जोड़ रहे हैं, इतिहास को जोड़ रहे हैं। तो उसमें एक हमारे विषयों की अलग अलग सामग्री होते हुए भी एक ही विषय में हम उसे शामिल कर रहे हैं। अगर इतिहास में हम कभी महारानी लक्ष्मी बाई का अगर पाठ पढ़ें या हल्दी घाटी युद्ध की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, तो ये हिंदी में भी टॉपिक, लेकिन हमारे इतिहास में भी है। तो दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो हम दोनों को एक जगह पारस्परिक रूप से पाते हैं कि वही चीज उसमें दी हुई है और वही चीज यहाँ पर कविता में कवि ने उभार कर लाए हैं। तो जो कविताएं हैं, लेख है, कहानियां हैं, वो इन्हीं सब चीजों पर आधारित होती हैं। कभी कभी हिंदी विषय में किसी वैज्ञानिक की वो जीवनी दी हुई होती है कि ये भी एक वैज्ञानिक थे जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो है तो विज्ञान विज्ञान से रिलेटेड है, विज्ञान से संबंधित चीजें हैं, लेकिन हम किस में पढ़ रहे हैं, हम उसे हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा मन है वो इन दोनों चीजों को पारस्परिक अनुभव करता है और उसे ग्रहण करता है, साथ ही साथ उसे ग्रहण करने का भी आरंभ करता है और उसे और ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान और संचित होता चला जाता है काफी कुछ अलग अलग चीजों को पढ़ने के बाद। अब यहाँ जब हम बात करते हैं ज्ञान को रोचक और वास्तविक बनाने की, ज्ञान को रोचक और वास्तविक बनाने के लिए यह उचित है कि विभिन्न विषयों का ज्ञान एक दूसरे से अलग न होकर उसे संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विषय वस्तु में बोधगम्यता, रोचकता, वास्तविकता तथा संपूर्णता आती है। अगर हम देखें कि हम हिंदी विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और हिंदी विषय में हम किसी कविता में पक्षियों का, पर्वतों का, पहाड़ों का, इन चीजों का और उसमें हरियाली से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ भूगोल विषय में भी ये चीजें आती हैं कि वहाँ एक ऐसे देश की हम बात कर रहे हैं, ऐसे राज्य की हम बात कर रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा हरियाली है और वो एक पर्वतीय प्रदेश है। तो वहां हमने क्या देखा कि एक पर्वतीय प्रदेश में हरियाली वाली जगह है, तो हम वहां भूगोल से भी उसको मिला सकते हैं कि एक भौगोलिक स्थिति वहां इस प्रकार की है। और कभी कभी हम ऐसे वातावरण की बात करते हैं जहां पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो वहां पर भी हम भूगोल से इस चीज को जोड़ते हैं
कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर कितनी गर्म और शीतोष्ण हवाएँ उष्ण हवाएँ चल रही हैं। और एक जगह हमारी ऐसी है जहाँ पर शीत लहरें चल रही हैं। कहीं-कहीं पर बहुत से पानी की इतनी ज़्यादा तादाद है और कहीं पर पानी है ही नहीं। तो इन चीज़ों का यदि वर्णन हमारे हिंदी विषय में भी किया गया है, तो वही हमारे भूगोल विषय में भी है। तो हम उन विषयों की जो जानकारी है, बोधगम्यता है, वो भी बड़े रोचक ढंग से करते हैं। वहाँ पर शिक्षक इन चीज़ों को बता सकता है कि ये देखो आपके हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भूगोल विषय से भी संबंधित है, क्योंकि भूगोल में भी इन चीज़ों का वर्णन किया जाता है। तो ये एक सम्मिलित विभाग हो गया, एक सहसंबंध वाली स्थिति हो गई कि 2 विषयों का किस प्रकार से सहसंबंध हो जाता है। और रोचकता भी आएगी कि हम हिंदी के अलावा और विषयों को भी पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं सहसंबंध की परिभाषा, बहुत सारे विद्वानों ने इन परिभाषाओं को अपने-अपने तरीके से दिया है। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक एक अकेली संख्या है जो ये बताती है कि दो वस्तुएं एक किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तनों को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। गिलफोर्ड का कहना है कि यदि दो वस्तुएं हैं, दो विभिन्न प्रकार के विषय हैं, तो हम उनमें ये देख सकते हैं कि मिल तो रहा है विषय, लेकिन किस सीमा तक मिल रहा है, क्या-क्या चीजें उसमें इंक्लूड हो रही हैं, उसमें सम्मिलित हो रही हैं हिंदी विषय की अदर सब्जेक्ट की, अदर विषय से संबंधित कौन-कौन सी चीजें और कहाँ तक आ रही हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं आ सकती, थोड़ी बहुत ही सम्मिलित होंगी, तो वो किस सीमा तक उसमें परिवर्तित हो रही हैं। और यदि हम कोई चीज़, किसी भी चीज़ का परिवर्तन करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ों में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी की भौगोलिक स्थिति चेंज हुई है, बदली है, तो हम देखेंगे कि कविताओं में भी उस चीज़ का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों का यदि हम सहसंबंध करें, तो एक में यदि परिवर्तन है, तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा। लेकिन किस सीमा तक होगा? कितना कितना वो उसको संबंधित हो रहा है? तो इस चीज़ का भी सहसंबंध में पता चल सकता है। अब डी.एन. श्रीवास्तव के अनुसार, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि जब 2 चर राशियाँ इस प्रकार संबंधित हों कि एक चर राशि को बढ़ने से दूसरी चर राशि बढ़े या घटे या इसके विपरीत हो, तो उन दोनों चर राशियों में सहसंबंध पाया जाता है। अब यहाँ हम 2 विषयों से यदि इस बात को लें कि यदि 2 विषय हैं और वो एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम जब ये देखेंगे कि हम एक विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा दूसरा विषय भी उससे आगे बढ़ रहा है। अगर हमने वहाँ हिंदी विषय में एक विषय भूगोल विषय या इतिहास विषय का कुछ पार्ट यदि हिंदी विषय में भी हमने पढ़ लिया, तो यहाँ हिंदी के साथ-साथ दूसरा विषय भी आगे बढ़ रहा है। हमने वो उस विषय से संबंधित भी चीज़ें वहाँ पढ़ ली हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि यदि हम सहसंबंध स्थापित कर रहे हैं दोनों विषयों का, तो एक विषय यदि हमारा आगे बढ़ता है, तो हम उसमें यदि दूसरे विषय की भी बात कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा विषय भी आगे बढ़ता है। अब बेलिस के अनुसार, बेलिस यहाँ बात करते हैं सहसंबंध की, कि सहसंबंध का अभिप्राय यह है कि आंकड़ों के 2 या अधिक विभिन्न समूहों की तुलना, जिससे
उसके संबंध को जाना जा सके और उस संबंध की मात्रा को अंकात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके। बेलिस का कहना है कि हम ये आंक लें जब सह संबंध से अभिप्राय देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार के हमारे सामने विषयों के आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं। हम उसमें पढ़ाते समय इन चीज़ों को महसूस करते हैं, हम इन चीज़ों को अपने ध्यान में भी लाते हैं कि हमने इस हिंदी विषय में, अगर हम विज्ञान विषय की बात करें तो हमने क्या-क्या चीज़ें हिंदी विषय से संबंधित पढ़ी और क्या-क्या हमने विज्ञान से संबंधित पढ़ी। तो यहाँ दोनों का जब सहसंबंध करते हैं, तो हमें अंकों के हिसाब से भी और गुणात्मक और इसमें मात्रात्मक दोनों तरीकों से उसका सहसंबंध जानने की हमें ज़रूरत होती है। और दोनों तरीकों से जब हम सहसंबंध जान लेते हैं, तो कहीं न कहीं हम पूरी तरीके से उन 2 विषयों का सहसंबंध जान पाते हैं। अब इनकी परिभाषाओं के बाद हम बहुत सारे सहसंबंध से अ, संबंधित प्रकार भी हैं। अब सहसंबंध हमें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से 3 प्रकार से देखने में आता है। घनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। जब हम घनात्मक सहसंबंध की बात करेंगे, तो घनात्मक सहसंबंध में इस तरीके का संबंध हमें देखना है कि किस तरीके से जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे सहचर्य के मान में वृद्धि होती है, अथवा उसके मान में कमी होने से दूसरे सहचर्य के मान में कमी होती है। तो मान दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले इस अनुरूप संबंध को घनात्मक सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण क्या, किसी गैस का समान दाब या तापक्रम बढ़ने से उसका आयतन बढ़ना अथवा तापक्रम कम होने से उसका आयतन कम होना, गैस के 2 चरों तापक्रम और आयतन के बीच घनात्मक सहसंबंध है। इस चीज को इन्होंने यहाँ पर एक फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के उससे सिखाया है कि यदि हम 2 विषय ले लें, हिंदी विषय का अगर हम किसी ऐसे विषय से संबंध जोड़ते हैं कि अगर हमने किसी हिंदी का हम इतिहास विषय से ले लें कि हमने इस इतिहास विषय में इस तरीके का जो संबंध है वो देखा है, तो हिंदी में भी उसी संबंध को बढ़ते हुए देखेंगे, तो हमारा जो दूसरा विषय है, वो भी उसमें उसी के अनुसार बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। और अगर हम उसमें कमी लाएँगे विषय में, अगर इतिहास के विषय में हम अ, कुछ कम कर दें चीज़ों को, तो यहाँ हिंदी के विषय में भी उसी के अनुरूप चीज़ें आ जाएँगी। तो एक विषय के अनुसार दूसरे विषय में भी वो परिवर्तन आ जाते हैं, या तो कम होते हैं और या फिर ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं सब विषयों के संबंध के विषय में हम जानकारी प्राप्त करें, तो हम ये कह सकते हैं कि घनात्मक रूप से जब हम संबंध को देखते हैं, तो उसमें दोनों विषय के या तो बढ़ते हुए संबंध हमें दिखाई देंगे और या फिर कम होते हुए संबंध हमें दिखाई देंगे, तो हम उसे घनात्मक संबंध से जोड़ सकते हैं। अब जो हमारा घनात्मक संबंध के बाद विषय आता है, वो है ऋणात्मक संबंध। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे साहचर्य के मान में कमी आती है, अथवा उसके मान में कमी होने से दूसरे सहचर्य के मान में वृद्धि होती है, तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले इस प्रतिकूल संबंध को
ऋणात्मक संबंध कहते हैं। तो इसमें भी उन्होंने उदाहरण इस तरीके से लिया है, तो ये भौतिक विज्ञान का एक उदाहरण दिया है। तो इसी प्रकार से हम दो विषयों के संबंध का एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि हमारे पास दो विषय हैं, हिंदी विषय भी हमारे पास है और भूगोल विषय हमारे पास है। अब हम ये देखें कि यदि हम हिंदी विषय में कुछ अपनी तरफ से कुछ और भाग को बढ़ा देते हैं और कहीं हम भूगोल विषय का जो भाग है वो हम कम कर देते हैं, केवल हिंदी का भाग उसमें ज्यादा लेकर भूगोल का कम भाग रखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हम हिंदी भाषा से रिलेटेड जो विषय है उसको कम कर दें और जो भूगोल से संबंधित विषय है उसे हम अधिक बढ़ा दें। तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों के जो विषय हैं उनमें ऋणात्मक सहसंबंध को समझ सकते हैं कि किसी चीज को कम करना और किसी विषय को ज्यादा कर देना, और उसी में फिर उसका ऋणात्मक संबंध कर सकते हैं, उसका विपरीत संबंध ला सकते हैं कि अगर एक सब विषय को ज्यादा कर दिया और दूसरे विषय को कम कर दिया तो कर सकते हैं। इस तरीके का भी संबंध हम कर सकते हैं कि किसी विषय की विषय वस्तु को ज्यादा करके दूसरे विषय की विषय वस्तु को हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम विषय पढ़ रहे हैं उसकी विषय वस्तु भी कम कर सकते हैं और उसमें दूसरी विषय वस्तु का भी ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये एक तरीके का ऋणात्मक संबंध हो गया। ऋणात्मक संबंध से भी हम सह संबंध की जानकारी ले सकते हैं। अब जब हमारी बात होती है एक शून्य सहसंबंध से, जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे सहचर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इन दोनों चरों के बीच के संबंध को शून्य संबंध कहते हैं। अगर किसी भी चर यानी कि किसी विषय को हम लें तो एक विषय में हम ये देखें कि उसकी विषय वस्तु में या उसमें कोई घटना की बात हुई है, तो दूसरे यदि विषय में उस चीज की चर्चा नहीं की गई तो हम वहां शून्य सह संबंध करते हैं कि यहाँ पर कोई संबंध नहीं पाया गया, इस तरीके का कोई संबंध नहीं पाया गया, जबकि वो बात तो है, भूगोल और हिंदी की बात उसमें हो रही है, लेकिन उस तरीके का कोई सहसंबंध नहीं पाया गया जैसा कि भूगोल में दिखाई दे रहा है। और हमने जो कविता पढ़ी है या जो लेख पढ़ा है हिंदी में, उसके बीच में भी इस प्रकार की कोई भूगोल से संबंधित बात नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में एक शून्य सहसंबंध पाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि सहसंबंध की उपयोगिता, आवश्यकता और महत्व। अब यहाँ सहसंबंध की उपयोगिता जब हम देखते हैं तो विज्ञान का मूल आधार कार्य कारण संबंध होता है। अगर हम कोई कार्य करेंगे तो उसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। ये संबंध है विज्ञान का। एक मूल जो संबंध हम देखते हैं वो हमारा विज्ञान का संबंध इसी प्रकार का है कि जब कोई कार्य किया जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इस संबंध की जानकारी के आधार पर अगर किसी एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन से किसी दूसरे क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर हिंदी के विषय में विज्ञान का ये थोड़ा सा पार्ट दिया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं विज्ञान के क्षेत्र में इस चीज में कमी आ रही है। उसी से हमें पता चल जाएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में इन चीजों की कमी आ रही है,
इसलिए हिंदी के विषय में भी इन चीज़ों को कम जोड़ा गया है। तो ये एक परिवर्तन के हिसाब से हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में तो सहसंबंध की सबसे अधिक उपयोगिता है। क्योंकि अगर हम किसी विषय में उसका एक वर्तमान रूप दिखाना चाहते हैं, तो हम दूसरे विषय के प्रयोग से उसकी विशेषता दिखा सकते हैं कि आजकल विज्ञान में इस तरीके का चल रहा है। तो उसमें विज्ञान से संबंधित भी, इतिहास से संबंधित हमने बात करी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि इतिहास में पहले इस तरीके का था, लेकिन अब वर्तमान में विज्ञान में इन चीज़ों को इस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। तो उसका महत्व दोनों विषयों में हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इस युग में जो मनोवैज्ञानिकों ने भी मानव व्यवहार के कारकों का पता लगाकर कार्य कारण संबंधों की स्थापना की है। कि यदि आज इस तरीके का बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो कहीं न कहीं अब शाम तक वर्षा होने की संभावना है। तो इस तरीके का हम कार्य-कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो एक विषय से दूसरे संबंध में विषय में भी हम इस तरीके के विषयों की बात कर सकते हैं, इस तरीके की संबंध की बात कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि आज जो मानवीय व्यवहार है, उसमें कार्य-कारण संबंधों को समझने के लिए सहसंबंध प्रविधि यानी कोरिलेशन टेक्निक्स जो है, उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज मनोविज्ञान और जो शिक्षा के क्षेत्र में भी सहसंबंध की बड़ी उपयोगिता है। यदि हम हिंदी के विषय को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनमें अपना मन ही नहीं लगा रहे, या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी रुचि उनमें दिखा रहे हैं। तो हम इसमें कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक जो विषय है, उसे भी जोड़ सकते हैं। क्या हम बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को जान सकें, कि यदि बच्चे इस तरीके का जो व्यवहार है वो कर रहे हैं, तो किस आधार पर कर रहे हैं? क्या उसका कारण है? तो कहीं न कहीं इसकी भी हमें उपयोगिता महसूस होती है कि हमें मनोवैज्ञानिक जो विषय है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, तभी तो हम इन चीज़ों को पता कर सकेंगे और उसकी उपयोगिता भी हमें महसूस होगी कि अगर हम इस तरीके की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो हम उन विषयों से संबंधित बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाएँगे, उनके और अच्छे मार्क्स आएँगे, तो इसकी उपयोगिता भी हमें महसूस होगी। और फिर कहीं न कहीं इसका महत्व तो है ही। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध की उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व, इनकी हमें उपयोगिता, आवश्यकता, महत्व हमें समझ में आ रहा है और इसका वर्णन भी हम धीरे-धीरे करते जाएँगे। इसमें जब हम 2 विषयों के सहसंबंध की बात कर रहे हैं, तो 2 विषयों का जो सहसंबंध है, वो हमें उसकी सहायता से किसी छात्र की एक विषय की योग्यता के आधार पर उसकी दूसरे विषय की योग्यता भी अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय में कहीं वैज्ञानिक के बारे में कोई आ गई कि इस वैज्ञानिक ने की जीवनी हम पढ़ेंगे, इसने कौन-कौन से ऐसे प्रयोग किए जो कि हम इस भाषा में देखेंगे, तो हिंदी भाषा में हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम बच्चों को इन चीज़ों के लिए पूछें, तो बच्चों को उसमें पता ही नहीं होगा। तो हमें ये जानकारी मिल सकती है, हिंदी विषय के माध्यम से हमने किस विषय की जानकारी ले ली, हमने विज्ञान विषय की भी जानकारी ले ली कि इस विषय में योग्यता कम है, बच्चों की योग्यता कम पाई जा रही है, तो हमें उस विषय की भी जानकारी मिल गई। तो अगर 2 विषय के सहसंबंध अगर हम दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम दूसरे विषय की योग्यता का भी अनुमान लगा सकते हैं। अब 2 विषयों के सहसंबंध की जो सहायता से यदि उपरोक्त अनुमान सही ना निकले,
तो यह निदान करना आवश्यक हो जाता है कि उसका क्या कारण क्या है? निदान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। वही बात जो अभी हम बता रहे थे कि एक विषय के संबंध में यदि दूसरा विषय वो नहीं जान पा रहा है, तो हम इस चीज़ का निदान निकाल सकते हैं कि क्या क्या कारण है कि वो साइंस में पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, जो कि उसे हिंदी विषय में फिर उसमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से हम इसका निदान निकाल कर, इस बात का निदान निकाल कर उसका उपचार भी संभव कर सकते हैं। अब अन्य विषयों के सह संबंध की सहायता से छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायता मिलती है। अगर हम हिंदी विषय के साथ-साथ उनका कोई ऐसा व्यावसायिक तरीका भी बताते जाएँ कि वर्तमान में आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता महसूस होगी, तो फिर आप अपने व्यावसायिक तौर पर भी इन चीज़ों को आगे लाएँ। तो उस निर्देशन से भी उनको अच्छा समझ में आएगा। हिंदी विषय से संबंधित हम उस विषय की जानकारी भी उनको दे सकते हैं कि हम अभी ये व्यावसायिक जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसका निर्देशन भी दे सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी हम हिंदी विषय के अनुसार दे रहे हैं, तो इसका हिंदी विषय से सहसंबंध माना जाएगा। अब क्रियात्मक अनुसंधान में सहसंबंध का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। ये हम क्रियात्मक जो अनुसंधान करते हैं, उसमें जो देखते हैं कि भई किस तरीके का क्रियाएँ करके हम उसमें रिसर्च करते हैं, पहले ही हम जान लेते हैं कि किस-किस चीज़ में बच्चों को परेशानी है और कैसे हम उसको समाधान कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग भी करते हैं। अब सहसंबंध की बहुत सी सीमाएँ भी हैं। किन्हीं 2 विषयों के संबंध में हम देखते हैं कि मूल कारण का ज्ञान नहीं होता। हमें पता ही नहीं चलता कि 2 विषयों में क्या मूल कारण है और किन्हीं 2 विषयों से संबंधित जो सहसंबंध है, उसकी संख्या पर भी निर्भर करता है। छोटे समूह से प्राप्त सहसंबंध की बड़े समूह से प्राप्त सहसंबंध अधिक विश्वसनीय होता है। वहाँ हम कम जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि हम छोटे से रूप में उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बाद में अलग रूप में पढ़ें उसे, तो हम ज़्यादा रूप में पढ़ सकते हैं, बड़े संबंध में पढ़ सकते हैं। तो कहीं 2 विषयों के बीच का सहसंबंध विषयों की प्रकृति के साथ-साथ छात्रों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अतः एक निदर्श से प्राप्त सहसंबंध दूसरे पर उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। अगर हम ये देखते हैं कि दोनों विषयों में विभिन्नता है, तो छात्रों की प्रकृति में भी हमें कहीं न कहीं इस चीज़ को देखना होगा कि किस प्रकार की विभिन्नता उनके सहसंबंध में भी पाई जा रही है। सहसंबंध गुणांक का अर्थापन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन होता है। तो इस तरीके से सहसंबंध तो हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या करना हमें मुश्किल हो जाता है। अब अंत में हम ये देखेंगे कि सहसंबंध का महत्व क्या है। सहसंबंध विषयों की अधिकता को कम करने में उपयोगी है। हम यहाँ इतने सारे विषय पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि हम विषयों में एक-दूसरे को के विषयों की जानकारी प्राप्त कर लें और हमारे विषयों की अधिकता भी कम हो जाएगी। अब ज्ञान की व्यावहारिकता एवं उपादेयता का बोध हो जाता है। हमारे ज्ञान में कितनी इसकी व्यावहारिकता है, उपादेयता है, इसका भी बोध हो जाता है। शिक्षक को रोचक एवं कारिता में वृद्धि हो पाती है। तो इस तरीके से जो हमारे अन्य जो महत्व हैं, वो हमें देखने के लिए मिलते हैं कि रोचक और सजीव बन जाता है और जो विषय है, वो हमारा एक विषय में यदि कमी है, तो दूसरे में पूरी हो जाती है और किसी विषय का ज्ञान हम दूसरे विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मानने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से सहसंबंध का जो महत्व है, वो हमें कहीं न कहीं अत्यंत महत्वपूर्ण लगने लगता है। अब यहाँ हमारे विषय के बाद कुछ महत्वपूर्ण लिंक हैं, जिनके माध्यम से हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अब हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना है, बालक को ज्ञान देना है, या फिर ये सभी? इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, या फिर उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं? अब इनमें जो सही उत्तर है वो घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या फिर ये सभी? ये सभी इसका उत्तर होंगे। अब बालक की प्रारंभिक शिक्षा किसी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है, किसका मानना है? महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का, प्रॉबिल का, या किलपैट्रिक का? ये मानना है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस प्रकार पर बल देना चाहिए? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझते हुए स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर देना, और भाषा, इसका सही उत्तर है बच्चों को भाषा प्रयोग में के अधिक से अधिक अवसर देना। अगला प्रश्न है, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य, अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, एवं ए और बी, और प्रयोग का माध्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और बी। अगला प्रश्न है, समावेशन का अर्थ है। समावेशन का अर्थ है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। अगला प्रश्न मौन पठन के विषय में धारणा है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, इनमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। इसका सही उत्तर है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। अगला प्रश्न, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या कक्षा में जोर से बोलेंगे? इसका सही उत्तर है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास कर सकेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता एवं अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना एक कार्य है, विज्ञान का कार्य है, गणित का कार्य है, इतिहास का कार्य है, या फिर मातृभाषा का कार्य है? इसका सही उत्तर है कि ये एक मातृभाषा का कार्य होता है। अब यहाँ ये विषय यहीं समाप्त होता है, जो कि आज था सह संबंध का अर्थ और इसकी अवधारणाएं। अब अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।